हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम करेंगे जर्नल एंट्रीज फॉर डिविडेंड। ठीक है, अभी तक हमने क्या समझा डिविडेंड के बारे में कि डिविडेंड क्या होता है और डिविडेंड का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, उसके सोर्सेज क्या होंगे। अब हमें उसकी जर्नल एंट्री समझनी है। जर्नल एंट्रीज के लिए डिविडेंड की 3 कैटेगरीज ली गई हैं, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और इसके अलावा मैं लूंगी प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं फाइनल डिविडेंड की जर्नल एंट्रीज। नाउ सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल होते हैं, लाइक इन केस ऑफ कंपनीज जो भी इनके पास प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से वो इनकम टैक्स का जो भी प्रोविजन है वो प्रोवाइड करके बाकी का प्रॉफिट अपने सरप्लस के अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। सो आपके जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें जितना भी आपके पास प्रॉफिट बचा, इसमें से आप इनकम टैक्स का प्रोविजन करते हो। ठीक है, इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर द करेंट ईयर, और उसके बाद जो आपका प्रॉफिट बच जाता है उसे आप डाल देते हो सरप्लस अकाउंट में। मतलब अब आपके पास सरप्लस में जो प्रॉफिट है इसको आप जैसे मर्जी यूज कर सकते हो। इसमें से आप रिजर्व्स में ट्रांसफर कर सकते हो, इसमें से आप डिविडेंड दे सकते हो, इसमें से आप बोनस इश्यू दे सकते हो। सो जो आपको कहा जाएगा उसके अकॉर्डिंगली सरप्लस का यूज होता है। तो ये पैसा हमारा चला गया सरप्लस अकाउंट में। अब आपको डिविडेंड की एंट्रीज करनी है। डिविडेंड जब भी दिया जाता है फाइनली, तो उसके 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड का मतलब है कि शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड देना है वो डायरेक्टर्स ने प्रपोज कर दिया कि एंड में उन्होंने प्रॉफिट और लॉस चेक किया, उसके अकॉर्डिंगली 5%, 10%, 12%, 15% प्रपोज किया। क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ प्रपोजल दे सकते हैं कि चलो इतना डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दे दिया जाए, बट एक्चुअल रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर्स अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में फाइनलाइज करते हैं। मतलब जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाना है कि कितना डिविडेंड दिया जाएगा, ये शेयर होल्डर्स अपनी मीटिंग में डिसाइड करते हैं। तो डायरेक्टर्स का सिर्फ प्रपोजल होता है। सो व्हेन डायरेक्टर्स आर प्रपोजिंग डिविडेंड, सो इट इज नॉट रिकॉर्डेड। याद रखो, एज पर न्यू कंपनीज एक्ट इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आपको इसकी कोई एंट्री नहीं करनी होती है क्योंकि ये सिर्फ प्रपोजल है। इन केस शेयर होल्डर्स इसको रिजेक्ट कर देते हैं इस रेट को, तो फिर ये डिविडेंड दिया नहीं जाएगा। सो इट विल नेवर बिकम अ लाइबिलिटी। सो इसे हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बट इसको हम कहाँ शो करते हैं? इट इज शोन एज नोट्स टू बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के नोट्स में आप इसको दिखा देते हो कि इतना डिविडेंड प्रपोज्ड है। सो इट माइट बिकम डिविडेंड पेबल इन द कमिंग टाइम, अगर आपके शेयर होल्डर्स इस रेट को अप्रूव करते हैं। सो थर्ड चीज क्या है, जब आपका प्रपोज डिविडेंड इज एक्सेप्टेड बाय द शेयर होल्डर्स, तो आपका ये बन जाता है डिविडेंड पेबल। डिविडेंड पेबल का मतलब है कि जो भी रेट डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया, ठीक है, ये जो प्रपोजल आया इसको शेयर होल्डर्स ने अपनी मीटिंग में रेटिफाई कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो अब ये डिविडेंड पेबल बन गया। सो अब आप क्या करेंगे, जितना भी आपका डिविडेंड पेबल है उसका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। सो यहां पर हमें पहला काम क्या करना होगा, कैलकुलेट अमाउंट। उसके बाद आप सोर्सेज चेक करो, डिटरमिन सोर्सेज। जो पहले 2 स्टेप आपको समझाया ना कि ये डिविडेंड किस में से देंगे। मतलब आपने ये अमाउंट लिया इक्विटी और प्रेफरेंस का अलग अलग, कि इक्विटी पे कितना डिविडेंड जाएगा, प्रेफरेंस पे कितना डिविडेंड जाएगा, अमाउंट टोटल कर लिया। अब आप सोर्स लो कि इतना जो डिविडेंड हमें देना है, तो हमारे पास सरप्लस में इतना बैलेंस है क्या, इसको यूज कर लो। तो सरप्लस में से दे सकते हो, वेरी गुड। अगर आपके पास उतना सरप्लस में बैलेंस नहीं है, सरप्लस का पिछला बैलेंस भी यूज कर लो। फिर आ जाते हैं रिजर्व्स पे। तो अगर आप रिजर्व में से पैसा निकाल रहे हो तो आपको कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाए थे कि एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ सरप्लस क्या होता है, आउट ऑफ रिजर्व क्या होता है। सो सोर्सेज आप डिफाइन कर लो। नॉर्मली हमारे सोर्सेज क्या है, आप सरप्लस में से ही लोगे, बट अगर सरप्लस सफिशिएंट नहीं है तो आप रिजर्व्स को यूज कर सकते हो, बट उसके लिए कंडीशंस होंगी, कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। अब आपको डिविडेंड को देने की एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहली इसमें एंट्री क्या होती है कि जो आपका सरप्लस है उसमें से आप जितना भी डिविडेंड का अमाउंट पेबल है वो अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, डिविडेंड पेबल अकाउंट में। सो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल, ये आप इक्विटी और प्रेफरेंस के लिए अलग अलग लिखोगे। सो इक्विटी डिविडेंड पेबल, प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल।
एंड टू CDT अकाउंट मतलब कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। प्रेजेंटली ये कितना है 20.555 और 556% है डिविडेंड का। तो जितना डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया उसका इतना % आपको कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी देना होगा। और ये दोनों कहाँ से निकलेंगे? सरप्लस में से निकलेंगे। अब आपको ये पैसा पे करना है तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स तो आप डायरेक्टली पे कर दोगे। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो जितना भी आपका टैक्स बना उसको आप पे कर दो, ठीक है। लेकिन जो डिविडेंड की पेमेंट है, डिविडेंड की पेमेंट हम डायरेक्टली बैंक में से नहीं करते हैं। उसके लिए रूल क्या है कि जो भी आपका डिविडेंड हो उतना पैसा आपको एक अलग बैंक अकाउंट में डालना होता है। सो एक नया बैंक अकाउंट खोला जाता है, डिविडेंड बैंक अकाउंट। और इसमें कितना पैसा आप डालेंगे? अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट में से जितना भी डिविडेंड पेबल बना है। तो जो आपने डिविडेंड पेबल यहाँ पर सॉल्व किया है उतना सारा पैसा आप डिविडेंड बैंक अकाउंट में डाल देते हो। और डिविडेंड की पेमेंट मतलब ये जो डिविडेंड पे करना है, डिविडेंड पेबल, इसको पे आप बैंक से नहीं करते हो, आप इसको पे करते हो डिविडेंड बैंक से। सो डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड बैंक अकाउंट। सो इसमें फाइनल पेमेंट आप शो कर देते हैं जितना भी डिविडेंड पे हुआ। अब ये किस लिए किया जाता है इस तरह से? इसका एक पर्पस है। इसका रीजन क्या है कि जो आपने डिविडेंड पे करना है उतना पैसा सेपरेट रखना होता है। सो अगर कोई शेयर होल्डर आपके पास डिविडेंड लेने नहीं आता, क्लेम करने नहीं आता, ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ शेयर होल्डर्स वो इंडिया छोड़ के जा चुके हैं और उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो आपके पास डिविडेंड क्लेम करने नहीं आते, या किसी भी रीजन से उनके पास टाइम नहीं है या उनको ध्यान नहीं रहा, वो क्लेम नहीं कर पाए। तो जितना आपका पैसा है वो सारा डिविडेंड बैंक में अलग से पड़ा रहेगा। वो उस पैसे को अलग रखते हैं, उसको बिजनेस में यूज नहीं करते हैं। तो अब जो आपका डिविडेंड पेबल है वो विदिन 5 डेज अगर लोग अपना डिविडेंड क्लेम करने नहीं आते हैं, तो जो आपने पे नहीं किया, बाकी का जो डिविडेंड पेबल है उसको एक अलग अकाउंट में डाल देते हैं। उसे हम कहते हैं अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट। अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट। सो विद इन 5 डेज अगर पैसा कोई लेने नहीं आता है तो जितना डिविडेंड अनपेड है वो यहां पर डाल देंगे, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है? इसको आपको एक सेपरेट अकाउंट में रखना है एज पर कंपनीज एक्ट रूल। तो कंपनी एक्ट के रूल कहते हैं कि ये पैसा इस अकाउंट में पड़ा रहेगा और डिविडेंड बैंक में भी पड़ा रहेगा, अलग रखना है, इसको यूज नहीं करना। और आप 7 इयर्स तक वेट करते हो उस शेयर होल्डर की जिसका पैसा अनक्लेम्ड है, जिसने डिविडेंड मांगा नहीं है। सो विद इन 7 इयर्स अगर वो पर्सन आके अपना डिविडेंड क्लेम करता है तो आप इसे पे कर देते हो, अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड टू डिविडेंड बैंक। बैंक में से उसको पैसा दे देते हो। लेकिन अगर वो 7 साल तक नहीं आता है तो 7 इयर्स के बाद इस पैसे को गवर्नमेंट के अकाउंट में डाल दिया जाता है। सो अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट, इस अकाउंट में हम क्या डालेंगे? कहां पर? इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड। तो इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन और एजुकेशन के लिए जो गवर्नमेंट का फंड है उस फंड में पैसा डाल दिया जाता है और इसको कंपनी अपने पास नहीं रख सकती। तो दैट इज द पर्पस कि जो भी डिविडेंड हो उसका पैसा अलग बैंक में रखते हैं। तो जब आप इस फंड में पैसा जमा कराओगे, गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा जमा कराओगे, तो उसके लिए आप डिविडेंड बैंक को यूज करोगे, ठीक है। सो आपका ये अकाउंट अब क्लोज हो जाएगा, अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड फंड अकाउंट में चला जाएगा। सो नॉर्मली ऐसा होता कम ही है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ये चीजें नहीं आएगी। आएगा इतना ही कि डिविडेंड आपको प्रपोज किया है या डिविडेंड पेबल है। प्रपोज किया तो कोई एंट्री नहीं होगी, पेबल हो गया मतलब शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर लिया तो आप इसको सरप्लस में से निकालो और उसे अलग से डिविडेंड पेबल एक लाइबिलिटी की तरह शो करो। इस पर क्योंकि कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी पेबल होता है तो वो भी साथ में लिख दो। पूरा बर्डन आपका सरप्लस पे। सीडीटी डायरेक्ट पे हो जाएगा। डिविडेंड पेबल के लिए एक नया बैंक अकाउंट खुलेगा, डिविडेंड बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट करके। फिर आप इस डिविडेंड को डिविडेंड बैंक अकाउंट से पे करते हो। सो ये सारी चीजें होती हैं जब आपका डिविडेंड पेबल हो गया, मतलब जब शेयर होल्डर्स ने इस डिविडेंड को अप्रूव कर लिया। अब यहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए जो थर्ड पार्ट है डिविडेंड की कैटेगरी, उसके लिए एक अलग से एंट्रीज नहीं है। इन्हीं एंट्रीज में हम इक्विटी और प्रेफरेंस का नाम अलग अलग कर देंगे।
तो इक्विटी डिविडेंड पेबल, प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल टू सीडीटी। सीडीटी सब पे करना है तो वो इकट्ठा लिखा जाएगा, बाकी पेमेंट आपकी इकट्ठी हो जाएगी, बस डिविडेंड पेबल में अलग अलग नाम आ जाते हैं। अब आ जाते हैं इंटरिम डिविडेंड पर। तो इंटरिम डिविडेंड क्या है? जो ड्यूरिंग द ईयर पे किया जा रहा है। तो ईयर के बीच में आप ये डिविडेंड पे कर रहे हो किसी भी टाइम पर। तो जब भी आप डिविडेंड पे करना चाहते हो तो जितना आपने अमाउंट कैलकुलेट किया, ठीक है, उस अमाउंट को आप एक अलग अकाउंट में जमा करा देते हो, डिविडेंड बैंक अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट। इतना पैसा अलग किया, अब आप इंटरिम डिविडेंड पे कर दोगे। सो इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट, जो डिविडेंड आप पे कर रहे हो, और कहां से पे कर रहे हो? डिविडेंड बैंक में से। तो डिविडेंड बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करके आप डिविडेंड की, इंटरिम डिविडेंड की पेमेंट कर दोगे, ठीक है ना। और साथ के साथ आपको क्या करना होगा? सीडीटी की पेमेंट, क्योंकि कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी आपको पे करना है। तो ये कितना होगा? जितना आप इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो उस पर एट द रेट ऑफ 20.556%, जो सीडीटी का रेट है उस रेट पे आप सीडीटी पे कर दोगे। अब एट द एंड क्या होगा? अब आप ये देखो, जब आप ये एंट्रीज को कंपेयर कर रहे हो तो आपने डिविडेंड पे किया, आपने उसके लिए बैंक अकाउंट अलग बनाया, और आपने कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी पे किया। आपने क्या नहीं किया? आपने इसको अप्रोप्रिएट नहीं किया, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर हम अप्रोप्रिएशंस करते नहीं है। तो एट द एंड क्या होगा? सरप्लस अकाउंट में से जो आपका इंटरिम डिविडेंड आपने पे किया और जो आप दे रहे हो सीडीटी, ये दोनों अकाउंट्स आपके सरप्लस में से क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो इंटरिम डिविडेंड जो आपने अमाउंट पे किया और जो आपने सीडीटी पे किया, ये टोटल आपका सरप्लस में से काट दिया जाएगा, वहां से निकल जाएगा। बाकी प्रेफरेंस में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। प्रेफरेंस में आपको सेम अकाउंट ही, सेम एंट्रीज ही शो करनी है विद द नेम प्रेफरेंस। सो ये करने के बाद क्या होगा? अगर आपको इसे शो करना है अपने बैलेंस शीट में, या आपको इसे शो करना है इनकम स्टेटमेंट में, तो याद रखो इनकम स्टेटमेंट में तो ये कहीं भी नहीं आता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपके इनकम स्टेटमेंट कहां पर खत्म हो जाती है? जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, उसमें से लेस टैक्स करते हो, टैक्स प्रोविजन और पास्ट एडजस्टमेंट करते हो, तो जो भी प्रॉफिट आता है वो सारा सरप्लस में चला जाता है। तो इनकम स्टेटमेंट खत्म हो गई। ये जो सारी वर्किंग है ये हमारी किसी अकाउंट में नहीं जाती है। इसको हम कहाँ दिखाते हैं? इसको हम शो करते हैं थ्रू द नोट्स टू बैलेंस शीट। तो जहां आपने नोट्स बनाए होंगे, तो सरप्लस में आपके पास इंटरिम डिविडेंड आप जो दोगे माइनस कर दोगे, फाइनल डिविडेंड जो डिक्लेयर किया और पे किया वो माइनस कर दोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करोगे, सीडीटी माइनस करोगे, तो आपके सरप्लस वगैरह में से ये माइनस हो जाएंगे। अब मान लो आप जनरल रिजर्व में से कुछ पैसा निकाल के डिविडेंड के लिए यूज कर रहे हो, तो वो जनरल रिजर्व में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जनरल एंट्री में क्या होगा? अगर आप रिजर्व को यूज कर रहे हो सरप्लस और डिविडेंड देने के लिए, तो रिजर्व में से पैसा सरप्लस में ट्रांसफर किया जाएगा और फिर उसको डिविडेंड में यूज करेंगे। तो जब हम जनरल रिजर्व में पैसा डालते हैं तो हमारी एंट्री होती है सरप्लस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो अगर आप उसमें से पैसा निकाल रहे हो डिविडेंड देने के लिए, तो अब आपकी एंट्री हो जाएगी रिवर्स, मतलब जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सरप्लस अकाउंट। सरप्लस में पैसा आ जाएगा, रिजर्व में से वो अमाउंट निकल जाएगा, उसके बाद आप डिविडेंड की एंट्रीज कर दोगे। सो यहां पर हमने क्या समझा है कि हमें जो ट्रांजैक्शंस करनी है वो हमारे किसी अकाउंट के थ्रू नहीं होंगी, वो डायरेक्ट हमारी एडजस्टमेंट में या नोट्स टू बैलेंस शीट में आएंगी। अब इसमें बैलेंस शीट में कितना पोर्शन जाएगा वो डिपेंड करेगा हम किस स्टेज पे वर्क कर रहे हैं। जैसे अगर आप ये सब पे कर चुके हो तो आपका सिर्फ सरप्लस का जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस शीट में जाएगा, शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा। बट अगर मान लो आपने सिर्फ डिविडेंड डिक्लेयर किया है, अभी पे नहीं किया है, तो इन दैट केस आपका डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो डिविडेंड पेबल हो गया, एंट्री हो गई, पेमेंट नहीं होगी, तो फिर आपका डिविडेंड पेबल एज अ लाइबिलिटी और सीडीटी एज अ लाइबिलिटी आपकी बैलेंस शीट में चला जाएगा, ठीक है। तो अगर पे कर देते हो तो खत्म, सिर्फ एडजस्टमेंट होगी आपके रिजर्व्स में, सरप्लस में, और अगर अभी पे नहीं किया है तो डिविडेंड पेबल एज अ लाइबिलिटी शो की जाती है। ऑल राइट, सो इसका बैलेंस शीट में और आपके इनकम स्टेटमेंट में ज्यादा कोई रोल नहीं है। इनकम स्टेटमेंट में ये बिल्कुल नहीं आता डिविडेंड, और जो आपकी बैलेंस शीट है उसमें ये चला जाता है सिर्फ आपके रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट बन के। ऑल राइट, सो अब एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। लेट अस रीड द क्वेश्चन।
on the year ending 31st March 2016. Profit of A Limited before tax 9,20,000. तो हमें क्या दे रखा है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ये शॉर्ट नोट की तरह मैं लिख रही हूं ताकि हमें वर्किंग करने में आसानी हो. तो हमारे पास क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. इसका मतलब अभी टैक्स का प्रोविजन भी करना है 9,20,000. ओके. और आपके पास है देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 4,10,000 ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर. तो आपके पास सरप्लस का बैलेंस भी दे रखा है 4,10,000. द पेड अप कैपिटल इज 50,000 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच. मतलब हमारी कैपिटल कितनी हो गई, 6% प्रेफरेंस शेयर्स. 50,000 shares of 100 rupees each, that means 50 lakhs, and 4 lakh equity shares of 10 rupees each, that is 40 lakhs. तो हमारी कैपिटल है 90 lakhs. The given appropriations are passed in the annual general meeting. Annual general meeting का मतलब है शेयर होल्डर्स की मीटिंग. ठीक है. तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग में क्या क्या डिसाइड हुआ. नंबर 1, आपको डिविडेंड पे करना है. किस पर, प्रेफरेंस शेयर्स पर, जिसका रेट है 6% और 10% ऑन इक्विटी. तो आपका इक्विटी डिविडेंड डिक्लेयर हो गया और पे हो गया, पे कर दो. ठीक है. प्रोवाइड फॉर टैक्सेशन. सेकेंडली आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना बनाना है, 2 लाख. ट्रांसफर रिजर्व 2.5% ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट्स टू जनरल रिजर्व. तो तीसरी चीज आपके शेयर होल्डर्स ने क्या अप्रूव की है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 2.5% ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट. तो जितना करेंट ईयर का प्रॉफिट होगा उसका 2.5%. देन प्रोवाइड फॉर सीडीटी. सीडीटी आपको अप्लाई करना है 20.556% पे. सो शो हाउ दीज विल अपीयर इन द बैलेंस शीट. आपको बैलेंस शीट में इन्हें शो करना है. एज्यूमिंग जनरल रिजर्व हैज अ बैलेंस ऑफ 2 लाख. तो जनरल रिजर्व का भी बैलेंस है 2 लाख. तो ये 4 बैलेंसेज हमें दे रखे हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सरप्लस, जनरल रिजर्व और शेयर कैपिटल. इसके बाद ये एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं और अब हमें इनकी जर्नल एंट्रीज शो करनी है. हाउ विल दिस बी शो. तो एक तो जर्नल एंट्री शो करनी है, दूसरा हमें क्या शो करना है कि ये बैलेंस शीट में कैसे दिखाई जाएंगी. तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जर्नल एंट्रीज पर. अब जर्नल एंट्रीज में सबसे पहला काम क्या कहा जा रहा है कि आपका ये प्रॉफिट है बिफोर टैक्स. तो सबसे पहले आपको टैक्स प्रोवाइड करना है. तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस में से टैक्स प्रोवाइड करते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है, टैक्स देने की एंट्री होती है. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट. ठीक है. कितना करना है आपने, 2 लाख रुपीज. ये डायरेक्ट दे रखा है तो आप सीधे 2 लाख रुपीज का प्रोविजन कर देंगे. अगर ये परसेंटेज दे रखी होती, सपोज 40% ऑफ प्रॉफिट, तो ये जो प्रॉफिट है इसका 40% आपका प्रोविजन हो जाता. ठीक है. अब जितना भी प्रॉफिट आपके पास बच गया उसे आपको सरप्लस में ले जाना है. जो भी प्रॉफिट हमारे पास होता है वो सारा सरप्लस अकाउंट के थ्रू ही एडजस्ट होता है. तो अब हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा, क्योंकि हमारे पास था प्रॉफिट 9,20,000 जिसमें से 2 लाख का आपने प्रोविजन कर दिया, तो आपके पास प्रॉफिट बच गया 7,20,000 का. ठीक है. ये तो हमारी एंट्रीज हुई जनरल, जो पहले हमें करनी है. अब हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाती है, अब हमारे को बाकी डिविडेंड देना है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है और सीडीटी की एंट्री करनी है. तो नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन हो गई जनरल रिजर्व की. तो जनरल रिजर्व में अगर आपको पैसा डालना है तो सरप्लस में से जनरल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करने की एंट्री होती है. सरप्लस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट. और अमाउंट कितना है, 2.5% ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट्स. करेंट ईयर प्रॉफिट कितने हैं, 7,20,000. तो इसे सॉल्व कर लो. ये आ गया आपके पास 18,000 रुपीज. तो ये आपने जनरल रिजर्व में डाल दिया. नेक्स्ट आपको डिविडेंड देना है और सीडीटी देना है. तो अब डिविडेंड देने के लिए सबसे पहली हमारी एंट्री क्या होती है, डिविडेंड डिक्लेयर करना. तो वो पेबल अकाउंट बन जाता है. तो सरप्लस अकाउंट डेबिट, तो इसमें से आपको क्या क्या देना है, इक्विटी डिविडेंड पेबल अकाउंट. इक्विटी का डिविडेंड दो, प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल अकाउंट, प्रेफरेंस को डिविडेंड दो और साथ में आप सीडीटी पे करोगे. तो ये तीनों चीजें आपको पे करनी है. अब आप डिविडेंड का अमाउंट कैलकुलेट करो, क्योंकि जब हमारा फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन होता है तो कैलकुलेशन वगैरह हमारी इजी होती है.
आपको इक्विटी पर 10% डिविडेंड देना है, तो इक्विटी कैपिटल है आपकी 40 लाख रुपीज की, तो 10% ऑफ दैट हो गया 4 लाख रुपीज। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड आपका है 6%, तो 6% ऑन कैपिटल हो गया आपका 3 लाख रुपीज। अब सीडीटी कितना आ जाएगा, सीडीटी का रेट है 20.556%। कितने का, डिविडेंड। तो टोटल डिविडेंड हम कितना दे रहे हैं, 7 लाख रुपीज। तो जितना डिविडेंड दे रहे हो उस पे आप सीडीटी पे कर दोगे। सो सीडीटी की कैलकुलेशन आ गई 1,43,892। सो 8,43,892 ये हो गया डिविडेंड डिक्लेयर। अब इस डिविडेंड को पे करने का क्या तरीका है, आपको पैसा बैंक में डालना होगा, अलग बैंक में, और फिर इसको पे करना होगा। तो नेक्स्ट एंट्री में हम क्या कर सकते हैं, नया अकाउंट खोलेंगे जिसे नाम देंगे डिविडेंड बैंक अकाउंट। सो डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने अपने बैंक में से 7 लाख रुपीज मतलब जो डिविडेंड का अमाउंट है वो अलग करके डिविडेंड बैंक में डाल दिया, और अब आप डिविडेंड को पे कर दो। सो इक्विटी डिविडेंड पे कर दो, प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दो। ठीक है, और कहां से पे कर रहे हो, बैंक से नहीं कर रहे हो, कहां से कर रहे हो, डिविडेंड बैंक अकाउंट से, क्योंकि इसके लिए एक अलग अकाउंट खोला जाता है। सारे डिविडेंड अलग से पे होते हैं। 7 लाख पे हो गया, और सीडीटी को आप अलग पे करते हो। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, जब भी डिविडेंड देते हैं सीडीटी पे करना होता है। सो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अलग से पे हो जाएगा 1,43,892। ठीक है, तो ये हो गई हमारी जर्नल एंट्रीज। तो एंट्रीज में आपको कैसे समझना है, क्या करते हैं जर्नल एंट्रीज में। सबसे पहले हमें प्रॉफिट को ठीक करना है, मतलब उसमें से जो भी टैक्स प्रोविजन है वो निकाल दो। तो अब आपका करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया। अब इसमें एप्रोप्रिएशंस की एंट्री करेंगे, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हो गया। डिविडेंड की हमारी 4 एंट्रीज होती हैं। नंबर 1 डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो सरप्लस में से अमाउंट अलग होगा। नंबर 2 डिविडेंड का पैसा अलग अकाउंट में डालकर फिर डिविडेंड पे करो। तो ये 2 एंट्रीज, पैसा अलग करके पेमेंट करने की और नेक्स्ट सीडीटी पे करने की। अब अगला पार्ट क्या है कि हमें इसे बैलेंस शीट में कैसे शो करना है। तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, हमें बैलेंसेस दे रखे थे 31 दिसंबर 2016, 31 मार्च। ठीक है, तो बैलेंस शीट का आपका फॉर्मेट आपके पास है। उसमें क्या करना होता है, हमें अमाउंट्स जो हैं वो एडजस्ट करके दिखाने होते हैं। ऑलराइट, सो यहां पर हम कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं, यहां पर हमें फाइनल सम दिखाना होता है। सो बैलेंस शीट में आपका जो पहला कंपोनेंट है वो है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें फर्स्ट पार्ट होता है आपका शेयर होल्डर्स फंड्स। तो शेयर होल्डर्स फंड्स में हम 2 चीजें दिखाते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल हमें दे रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस हम सॉल्व कर लेंगे तो 1 और 2 नोट के थ्रू ये आएंगे। नंबर 2 हमारे पास है करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में आपके पास क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जो आपने प्रोविजन किया इनकम टैक्स का वो आपको अलग से दिखाना है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ ये शो करते हैं। सो आपके नोट्स टू बैलेंस शीट प्रॉपर बनेंगे, उसमें आपको सब चीजें दिखानी है। नंबर 1 क्या है, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में आपके पास क्या है, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना, 50,000 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच, तो आ गया 50 लैक्स। नेक्स्ट आपके पास है 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच, 40 लैक्स। सो टोटल हो गया आपके पास 90 लैक्स। सो ये आपकी कैपिटल आ गई 90 लैक्स की। नंबर 2 क्या है आपका, रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास एक तो जनरल रिजर्व दे रखा था 2 लाख का, जिसमें आपने ट्रांसफर किया, ट्रांसफर आउट ऑफ सरप्लस 18,000। ठीक है ना, सो 2,18,000। नेक्स्ट क्या है, सरप्लस। तो सरप्लस में आपके पास बैलेंस था 4,10,000, शुरू में बैलेंस दे रखा था 4,10,000। अब इसमें आपने ट्रांसफर किया प्रॉफिट, तो करेंट ईयर का प्रॉफिट 7,20,000 आपने ट्रांसफर किया। अब इसमें से माइनस क्या क्या होगा, माइनस होंगे डिविडेंड्स। तो आपके बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, 7 लाख का डिविडेंड आपने दे दिया, आप इसे सेपरेटली भी लिख सकते हो।
आपने सीडीटी पे किया 1,43,892, वो भी लिख दोगे। और आपने क्या किया इसमें से ट्रांसफर टू रिजर्व, आपने 18,000 रुपीज रिजर्व में ट्रांसफर किया। तो ये सब माइनस करने के बाद आपके पास बच जाता है 2,68,108। ठीक है ना। सो अब आपके पास टोटल हो गया 4,86,108। तो रिजर्व में आपका आ जाएगा 4,86,108। उसके बाद है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। सो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आपके पास एक ही प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, दैट इज 2 लाख। 2 लाख का प्रोविजन आपने बनाया था, तो आपके पास 2 लाख का प्रोविजन आ गया। तो यहां आपकी ये बैलेंस शीट क्लोज हो जाएगी, क्योंकि हमने सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स दिखाए हैं। तो यहां लिख सकते हैं एक्सट्रैक्ट्स ओनली और रेलेवेंट पार्ट ओनली। ठीक है। सो आपको क्या करना है, जब भी डिविडेंड का क्वेश्चन आएगा, आपको जो कहा है उसके अकॉर्डिंगली आपको अप्रोप्रिएशंस करने हैं, बट बिफोर दैट प्रॉफिट सही कैलकुलेट हो जाना चाहिए। प्रॉफिट ठीक कैलकुलेट करने के बाद अप्रोप्रिएशंस करोगे और इनको आप बैलेंस शीट में लेके जाओगे विद ड्यू नोट्स। तो सबको नोट्स के थ्रू एडजस्ट करेंगे और फाइनल बैलेंस यहां लिखेंगे। अब सपोज यहां पर जब ये डिविडेंड आपको कहा गया डिक्लेयर किया, इसकी जगह ये लिखा होता कि डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैव प्रपोज्ड दिस मच डिविडेंड। अब प्रपोज होने का मतलब है कि सिर्फ डायरेक्टर्स एक प्रपोजल दे रहे हैं, तो ये लाइबिलिटी नहीं बन जाता। सो इन दैट केस ये जो आपने डिविडेंड को पेबल बनाया, ये एंट्री, उसके बाद पैसा अलग किया, डिविडेंड और सीडीटी पे किया, तो ये चारों एंट्रीज इन दैट केस नहीं होंगी। तो अगर प्रपोजल है तो प्रपोजल को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, तब ये एंट्रीज नहीं की जाती। इसकी जगह हम क्या करते, नोट्स टू बैलेंस शीट में फाइनली हम लिख देते अंडर कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, यहां आप लिख देते डिविडेंड प्रपोज्ड फॉर द ईयर, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो वहां पर ये डिविडेंड आ जाता, लेकिन रिकॉर्ड नहीं होता और उसको आपको बैलेंस शीट में कहीं भी शो नहीं करना, वो सिर्फ नोट्स के थ्रू जाएगा। सो आई होप अकाउंटिंग फॉर डिविडेंड इज क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट टाइम वी कैन प्रैक्टिस वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि किस तरह से हम डिविडेंड की रिकॉर्डिंग करेंगे। और उसके बाद फिर हम सारी एडजस्टमेंट्स क्योंकि हमारी हो चुकी हैं, सो वी विल टेक अप ऑल एडजस्टमेंट्स इन वन गो। इकट्ठे एक ही बार में हम सारी एडजस्टमेंट्स को रिवाइज करेंगे और फिर फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन करेंगे। बियॉन्ड दैट हमारे पास डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है, जो कि एक आपका क्वेश्चन हो सकता है थियोरी में। प्रैक्टिकल में वो ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, बट उसको भी आप सॉल्व करेंगे इसके बाद। So you can practice these points. Okay, so keep practicing, keep learning, and stay smiling. Thank you.